नमस्कार दोस्तों, पीसीएसएम के अपने यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग एनसीईआरटी के 7th क्लास के साइंस को अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे तथा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उनको समझने का प्रयास भी करेंगे। यहाँ से यानी कि इस टॉपिक से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए क्लास को आप लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सबको पढ़ने में आसानी हो। सबको परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य ही मिलेगा। तो चलिए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करते हैं। भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग आज देखते हैं। क्या कह रहा है कि दैनिक जीवन में हमें अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अपनी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। ठीक है, शरबत, उसको देहाती भाषा में उसको शरबत बोलते हैं। ठीक है, शीतल पेय यानी कि ठंडे ठंडे पेय पदार्थ बनाने के लिए क्या किया जाता है, पानी में यानी कि जल में जो है शक्कर यानी कि चीनी घोलने के लिए कहती है। तो शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन होता है। शक्कर का विलयन बनना क्या होता है, जब पानी में शक्कर घोल देते हैं तो वह एक विलयन बन जाता है। ठीक है, विलयन बन जाता है। किसी भी पदार्थ को, जल जो होता है किसी भी पदार्थ को अपने में घुला देती है, मिला देती है, उसको विलयन कहते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार दूध से दही भी जमना एक परिवर्तन होता है। दूध, पहले दूध होता है, उसके बाद में वो क्या बन जाती है, दूध से दही बन जाती है। वो भी क्या है, कोई ना कोई परिवर्तन ही होता है। तो कभी कभी दूध खट्टा भी हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। खिंचा हुआ रबड़ बैंड में भी किसी भी परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। ऐसे 10 परिवर्तनों की सूची बनाई जिन्हें आप अपने आसपास क्या करते हैं, देखते हैं। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन भी करेंगे। और व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जो भी ऊपर हम लोग जितना भी देखे हैं उनमें दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, या तो भौतिक परिवर्तन होते हैं या फिर वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब आइए हम लोग भौतिक परिवर्तन को देख लेते हैं। क्रियाकलाप 6.1 में देखने का प्रयास करते हैं कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, कैसे होता है। कागज के एक टुकड़े को चार वर्गाकार टुकड़ों में काटिए और अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। ठीक है, क्या कर रहा है कि कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए और अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़ करके कागज के टुकड़े का मूल आकार ले सके, जैसे कि वो पहले थे। आकृति हम लोग चित्र 6.1 में देखेंगे। स्पष्ट रूप से आप टुकड़ों को पुनः जोड़ करके मूल टुकड़ा नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? बशर्ते हम कागज के टुकड़ों को आपस में जोड़ करके मूल यानी कि जो पहले था, कटिंग से पहले था, वैसे नहीं बना सकते। लेकिन क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? क्या कटने के बाद में कागज कोई दूसरा क्या कोई दूसरा पदार्थ बनता है? यहाँ पे ये पहले कागज था। कागज को पहले वर्गाकार हम लोग 4 प्रकार के टुकड़ों में काट दिए हैं, फिर उसको पुनः 4 प्रकार के टुकड़ों में काटे हैं। ठीक है, ये कागज के टुकड़े दिखाई दिए हैं। अब क्रियाकलाप 6.2 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्रित कर लें अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण यानी कि पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर के पेस्ट बना लें और इसे चौक के आकार में बेल करके सूखने के लिए रख दें। क्या आप चौक के पूर्ण चूर्ण से फिर चौक बना सकते हैं? आप सोचिए। अब क्रियाकलाप 6.3 को देख लेते हैं कि कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़े से बर्फ लीजिए और बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्फ को धूप में रख दें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण यानी कि बर्फ और नमक जो होते हैं, हिमकारी मिश्रण में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बर्फ बन गया है? अब आप क्या देखेंगे कि क्या जल जो है फिर से ठोस बन गया है। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर के उसको उबालिए। क्या कह रहा है कि एक पात्र लीजिए और उसमें थोड़ा सा जल लेकर के क्या कीजिए, उसको उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती हुई दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रख दीजिए और बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वहाँ जल की कोई बूंद भी दिखाई देती है?
सावधानी क्या कर रहा है यहाँ पे, ज्वाला पर कार्य करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो आपको क्षति हो सकती है, नुकसान हो सकती है। उपयोग किए जा चुके लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए और ब्लेड से मुक्त सिरे के अग्रभाग यानी कि अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए और कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या कीजिए? कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्रभाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए, उसके बाद में कुछ समय बाद अग्रभाग को पुनः देखिए। क्या इसका पहले वाला रंग वापस आता है? क्रियाकलाप 6.2 और 6.2 में आपने देखा है कि कागज तथा चौक के अमाप यानी कि साइज में क्या हो गया है? परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है। ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म करने पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार, अमाप, साइज, क्या कह रहा है? पदार्थ के आकार, अमाप यानी कि साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। किसी भी पदार्थ में उसका आकार उसका भौतिक गुण कहलाता है, उसमें अमाप, उसका साइज, उसका रंग रूप और उसकी अवस्था जो भी होती है उसका क्या कहलाता है? वो उसका भौतिक गुण कहलाता है। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, वह पदार्थ जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक पदार्थ में भौतिक गुणों में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन या फिर उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन दोनों एक ही नाम है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसे परिवर्तन में यानी कि भौतिक परिवर्तन या उत्क्रमणीय परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तन पर विचार करते हैं। दूसरे प्रकार के परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम लोग देखते हैं कि लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो इस पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है। जो पदार्थ क्या होता है? जो लोहे पे जो जंग लग जाती है वो पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। ठीक है, हम लोग चित्र 6.2 में देखेंगे। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचे या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में रखी रहती है उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, आपने देखा ही होगा। और जो जंग लग जाती है वो रासायनिक परिवर्तन होती है। जंग लगने से, लोहे में जंग लगने से उसके भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। परिवर्तन कहने का मतलब क्या हुआ कि लोहे में जब जंग लगेगा तो उसके वजन में वृद्धि हो जाएगी। वजन में, आकार में नहीं वृद्धि होगा, वजन में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा कि घर में रखी क्या? कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी जंग लग जाती है। जंग लोहा नहीं है। जंग क्या है? जंग एक लोहा नहीं है। उस जंग जो होता है उस पदार्थ यानी लौह से भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, जिस पर यह लगती है। ठीक है, जंग अलग पदार्थ होता है जो उस पर लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तन पर विचार करते हैं जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। क्रियाकलाप 6.6 में कह रहा है शिक्षक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के लिए यहाँ पे सावधानी दिया हुआ है। कह रहा है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते, क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। जब भी मैग्नीशियम की तार अथवा फीता जब जल रही होती है तो उसको लंबी अवधि तक देखना हानिकारक होता है। जिस प्रकार सूरज की रोशनी को देखना हानिकारक होता है, उससे निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणें जो होती है हमारी आंखों की रोशनी के लिए हानिकारक साबित होती है। उसी प्रकार कह रहा है कि मैग्नीशियम के जलते हुए फीते अथवा तार की ओर लंबी अवधि यानी कि बहुत अधिक समय तक देखना क्या होता है? हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगा करके ना देखें। मैग्नीशियम की पतली पट्टी यानी कि फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए और इसके सिरों को रेगमाल से साफ कीजिए। ठीक है, रेगमाल से साफ कीजिए। मैग्नीशियम का जलता हुआ यहाँ पे ये फीता है, मैग्नीशियम का जलता हुआ फीता है। ठीक है, साफ कर लीजिए और सिरों को मोमबत्ती की लौ के पास में ले आइए। साफ करने के बाद में क्या कीजिए कि सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास में लाइए और यह चमकदार श्वेत सफ़ेद प्रकाश देती है। ठीक है, मैग्नीशियम कैसा देता है? सफ़ेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी, जैसा कि चित्र संख्या 6.3 में देखे हैं।
पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? Mg। मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, Mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ मिलने पे ये मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO देता है, MgO देता है, ठीक है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में मिलाने के बाद में जो हमारी जो उत्पाद होता है वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, MgO होता है, ठीक है। ध्यान दें कि यहाँ लिखित समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न होता है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ है बनना या हो जाता है, बनना या हो जाता है, ठीक है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह छात्रों से अपेक्षित किया जाता है। यहाँ पे कोई भी संतुलित नहीं किया जा रहा है, बस ऐसे ही दिखा दिया जा रहा है। भस्म को एकत्र कीजिए। क्या करें कि भस्म को एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए और मिश्रण यानी कि जलीय विलयन जो है उसको अच्छी तरह से हिलाइए और मिश्रण का लाल और नीले लिटमस पत्र से भी क्या कीजिए? परीक्षण कीजिए। पिछली वाली कक्षाओं में हम लोगों ने ये सभी के बारे में, मिश्रण के लाल और नीले लिटमस पत्र के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। अगर पिछली वाली कक्षा आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। आगे क्या करें कि क्या मिश्रण जो है हमारा लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? ठीक है। इस परीक्षण के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारीय। अम्लीय अथवा क्षारीय के बारे में पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने अध्ययन किया था, उसको देख लीजिए। भस्म को जल में घोलने पर यह नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? लिखा जा सकता है, ठीक है। भस्म को जल के साथ में घोलने पर नया पदार्थ बनता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल के साथ में, जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। इसके साथ में घोलने पे क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइज बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO को जल के साथ यानी कि H2O के साथ में मिलाने के बाद में इस तीर का मतलब क्या होता है? बनना या हो जाना। तो इसको मिलाने के बाद में क्या बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब जल मिला देंगे तो हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइज बनेगा। जैसा कि आपने अध्याय 5 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक क्षारक है, एक क्षारीय है, ठीक है। अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल में घोलने पर बनता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलेंगे तो कौन सा बनेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। ये क्लास 6.7 को देख लेते हैं। शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर के उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना है। नीला थोथा का घोल लीजिए और इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा, ठीक है। एक परख नली अथवा कांच की छोटी सी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना क्या कीजिए? बचा लीजिए और शेष विलयन में एक कील अथवा उपयोग किए जा चुके ब्लेड का टुकड़ा डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए और अब विलयन के रंग को देखिए कि इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन से रंग से कीजिए। यहाँ पे चित्र संख्या 6.4 में यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें ब्लेड रखा गया है। कॉपर सल्फेट का विलयन है, यहाँ पे नीले रंग का है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट विलयन यहाँ पे जो नीले रंग का दिखाया हुआ, इसमें जो ब्लेड एक डाल देने के बाद में क्या हो जाता है? आयरन सल्फेट यानी हरा रंग हो जाता है, ठीक है। तो लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट विलयन में रंग में परिवर्तन हो जाता है। लोहे के साथ अभिक्रिया के कारण कॉपर सल्फेट की विलयन के रंग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड को बाहर अब क्या कीजिए? आप निकाल लीजिए और क्या इसमें कोई भी परिवर्तन होता है? बिल्कुल देखते हैं कि ब्लेड अथवा कील का रंग क्या हो जाता है? वो परिवर्तन हो जाता है। आपको जो भी परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। जो भी ब्लेड या कील में जो भी परिवर्तन दिखाई देता है वो किसके कारण होता है? कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में जो भी अभिक्रिया होती है उसके कारण होते हैं। विलयन के रंग का रंग नीले से हरा हो जाना। विलयन के रंग क्या कर रहा है? नीले से हरा। पहले नीला था, उसके बाद में हरा हो जाना भी एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। एक नए पदार्थ विलयन का रंग नीले से हरा हो जाना क्या होता है? एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है।
लोहे की कील पर भूरा निक्षेप यानी कि कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप जो होता है, भूरा रंग जो होता है, किसके कारण होता है? कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है, जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? कॉपर सल्फेट विलयन यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। कॉपर सल्फेट CuSO4 यानी कि नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। इसमें Fe यानी कि लोहा को मिलाया जाता है, तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट बनेगा। आयरन सल्फेट FeSO4 जो हरा रंग का होता है, FeSO4 यानी हरे रंग का होता है। उसके बाद में कॉपर जो होता है भूरे रंग का निक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, ये बनता कैसे? जैसे CuSO4 है, ठीक है, CuSO4 के साथ में Fe मिला देते हैं, तो Fe जो होता है, FeSO4 के साथ में यहाँ पे Fe जो होता है SO4 के साथ में यहाँ पे चला आता है और Cu अलग बच जाता है। Cu यानी कि कॉपर का भूरा निक्षेप अलग हो जाता है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 6.8 को देखेंगे कि किसी परख नली में एक लगभग 1 चम्मच सिरका लीजिए। क्या लीजिए? सिरका लीजिए। पिछली वाली कक्षाओं में हम लोग सिरका के बारे में पढ़े थे कि इसमें कौन से अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए। खाने का सोडा डालिए, आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र संख्या 6.5 में दिखाई गई व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 5 में भी बताई गई थी। चूने का पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में परिवर्तन जो होता है निम्न प्रकार से होता है। परख नली में कैसा परिवर्तन होता है? जैसे यहाँ पे एसिटिक यानी कि सिरका में कौन होता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो सिरका प्लस खाने का सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा, खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा इसको बोला जाता है। इसके साथ में जब मिलाएंगे हम लोग तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस प्लस अन्य पदार्थ बनेंगे। CO2 गैस प्लस अन्य पदार्थ बनेंगे। ठीक है, जब सिरका के साथ में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अन्य पदार्थ बनेंगे। यहाँ पे दिखाया गया है चूने का पानी में गैस को गुजारने के लिए व्यवस्था। यहाँ पे चूने का पानी दिखाया गया है, सिरका प्लस खाने का सोडा इसमें डाला गया है, फिर बाद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निर्मुक्त हुआ है, बना है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया जो होती है वो निम्न प्रकार से होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के गैस में जो प्रतिक्रिया होती है वो निम्न प्रकार से होती है। कैसे होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, चूने का पानी CaOH2, चूने का पानी यानी कि CaOH2 को इसको मिलाने के बाद में कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल बनता है। CaCO3 प्लस जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने के पानी को मिलाने के बाद में CaCO3 प्लस जल बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल का निर्माण होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, कहाँ? चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 10 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। हम जो श्वसन में कौन सा क्या कर रहा है? श्वसन जब सांस लेते हैं हम लोग, तो श्वसन में जिस वायु को हम लोग बाहर निकालते हैं, सांस जब छोड़ते हैं तो कौन सा गैस बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। और अंदर कौन सा लेते हैं? अंदर हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जब सांस हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा होती है। ठीक है, क्रियाकलाप 6.6 से 6.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक पदार्थ बने थे। क्रियाकलाप 6.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। और क्रियाकलाप 6.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बने थे। ये दोनों नए पदार्थ थे। ठीक है, कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 6.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी, जिसने चूने का पानी को क्या कर दिया था? दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम भी बता सकते हैं? वह परिवर्तन जिसमें क्या कह रहा है कि वह परिवर्तन वैसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। वैसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ बनते हैं, वो कैसा अभिक्रिया कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वैसा परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, नए पदार्थ का निर्माण होता है, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है,
इसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षाओं में यही पूछ दे देगा आपको, रासायनिक और भौतिक नहीं दे करके उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दे देगा। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। भोजन का पाचन कैसा परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अंगूरों का किण्वन आदि आदि रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण, औषधि भी रासायनिक अभिक्रियाओं की श्रृंखला का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का अंत उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक और अपमार्जकों यानी कि डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करके ही किया जाता है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों यानी पदार्थों के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, तो ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण यानी कि उदाहरण के लिए पराबैंगनी विकिरण का निर्मुक्त होना, बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना भी हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। ध्वनि का उत्पन्न भी हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो सकता है, ध्वनि का उत्पन्न भी हो सकता है। उसके बाद में क्या क्या हो सकता है, गंध में परिवर्तन भी हो सकता है, स्मेल में भी परिवर्तन हो सकता है, अथवा किसी नई गंध का निर्माण भी हो सकता है। उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के बाद में कोई रंग में भी परिवर्तन हो सकता है, रंग में भी बदलाव हो सकता है, किसी गैस का भी निर्माण हो सकता है। आइए अब हम कुछ अन्य उदाहरणों पर क्या करते हैं, विचार करते हैं। नए उदाहरणों पर विचार करते हैं। क्या कह रहा है कि आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन था। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। वास्तव में किसी भी पदार्थ का जलना, वास्तव में यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है। किसी भी पदार्थ को हम जला देते हैं, वो पदार्थ क्या होता है, पहले मान लीजिए कागज है, कागज को जलाने के बाद में वो राख बन जाता है। यानी कि एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में निर्मित होना ही रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, डिफिनीशन होता है। जलने के साथ में सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता रहता है। पटाखों का विस्फोटक, क्या कर रहा है, पटाखों का जब विस्फोट होता है तो एक अन्य रासायनिक परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोटक से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें भी उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है, जो मानव जीवन के लिए क्या होता है, खतरा उत्पन्न करता है। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भी दीपावली या छठ पूजा के मौसम होते हैं उस समय आपको पटाखे नहीं जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें दुर्गंध आने लगती है। क्यों, क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, चूंकि वो उसका स्मेल दूसरे पदार्थ में निर्मित हो गया है। सुरक्षात्मक आवरण क्या कह रहा है कि आपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य ही सुना होगा। बिल्कुल सही बात है, हमारे वायुमंडल में ओजोन गैस होता है। ओजोन गैस O2 जो होता है, O3 होता है, ओजोन गैस होता है। ठीक है, O3 क्या होता है, ओजोन गैस होता है, ऑक्सीजन का ही रूप होता है। इसके बारे में सुना होगा। यह हमें सूरज के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। ठीक है, ओजोन परत जो होता है, हमारे वायुमंडल में जो भी ओजोन गैस है वो सूरज से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से क्या करती है, अल्ट्रावायलेट विकिरण से हमको बचाती है। ओजोन जो होता है पराबैंगनी विकिरण को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन जो होता है ओजोन से भिन्न होता है, ओजोन से अलग होता है। क्या हम ओजोन के अपघटन को और रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को भी क्या करती, हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह भूमिका निभाती है, कार्य करती है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब को काटने के तत्काल बाद अगर नहीं खाया जाए तो उसके कटे हुए भाग जो भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में यह परिवर्तन नहीं देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसा ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैगन के टुकड़े के साथ में भी क्या होता है, करके देख सकते हैं। ऐसी प्रत्येक स्थिति में रंग का परिवर्तन होना वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थों के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? आप सोचिए, क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है।
अध्याय 5 में आपने अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाकर के उदासीन किया था। जब हम पिछली वाली कक्षाओं में पढ़े थे तो जब अम्ल और क्षार को मिलाए थे तो क्या कैसा पदार्थ बना था, वो उदासीन बना था। जब इसकी परस्पर मात्रा मिलाए थे तो उदासीन बना था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया भी एक रासायनिक परिवर्तन है? ठीक है। अब आइए लोहे में जंग लगना, इसके बारे में देख लेते हैं। लोहे में जंग लगना, आइए जब हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं, यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। किसी भी लोहे में जंग लगने से उसकी आयु कम हो जाती है, घट जाती है। ठीक है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु यानी पुल बनाने, जहाज निर्माण में, कार बनाने में, ट्रक आदि का ढांचा बनाने और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए भी किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहा यानी कि Fe प्लस ऑक्सीजन वायु से, इसमें जब जल मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा तो जंग का निर्माण होता है। जंग क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, Fe2O3। जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3 होता है जंग का सूत्र। आपको याद रखना, परीक्षा में एक बार पूछा था। Fe2O3 जंग का सूत्र होता है। जंग या ये क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 होता है। ठीक है। क्या क्या बनेगा? जब लोहा रहेगा, लोहा में ऑक्सीजन मिलेगा, वायुमंडल से हमारा ऑक्सीजन तो मिलेगा ही, साथ में नमी भी मिलेगी। जब जल मिलेगा तब वही जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जंग लगना कैसा अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। जंग लगना क्या? आयरन ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 आपको याद रखना है। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों ही उपस्थित अनिवार्य होता है। जब तक ऑक्सीजन और जल नहीं होगा तब तक उसमें जंग नहीं लग सकता है किसी भी स्थिति में। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक है तो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाती है। ठीक है। देखते हैं कि बरसात के दिनों में लोहे में अधिक जंग लगने लगती है। जंग कह रहा है कि हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचा करके ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय, उस पर क्या करके पेंट अथवा ग्रीस लगा करके एक परत चढ़ाते हैं। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है। जिससे उसमें जंग लगने से रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता यानी कि जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ा करके, कहने का मतलब उसको पेंट वगैरह करने से वो बच सकता है, जंग से बच सकता है। ठीक है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? यसद लेपन कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? गैल्वेनाइजेशन कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। लोहे पर जिंक लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यसद लेपन कहलाती है या फिर गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, ये आपको याद रखना है। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यानी कि यसद लेपित होते हुए देखे हैं, जिसमें उसमें जंग नहीं लगता है। जब हमारे घरों में टंकियों में जब लगता है पाइप, वो क्या होता है? वो पेंट किया हुआ रहता है ताकि जंग ना लगे और वो लंबी अवधि तक उसका निर्माण किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सकते। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं? पानी में जो भी जहाज होते हैं जो लोहे के बने होते हैं और उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। समुद्री जल में लवण तो ज़्यादा मात्रा में पाया ही जाता है। लवण युक्त जल जो होता है जंग लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। जंग लगने की प्रक्रम को क्या करते हैं? उसकी दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफ़ी क्षति होती है। यही नहीं, जहाज़ों के लोहे को कुछ भागों को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है ताकि उसको जंग से बचाया जा सके। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुछ आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? आगे क्या करें कि स्टेनलेस स्टील लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकेल और तथा मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर के बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लग जाता है। स्टेनलेस स्टील में जंग नहीं लगता है। स्टेनलेस स्टील किसका बना होता है? तो लोहे के साथ में कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज को मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। कार्बन, क्रोमियम, निकेल तथा मैग्नीज को मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है।
आइए क्रिस्टलीकरण के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक यानी कि लवण जो होता है NaCl जो होता है, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है NaCl होता है। उसको समुद्र जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। समुद्री जल से वाष्पन विधि के द्वारा क्या होता है साधारण नमक प्राप्त करते हैं, जिसको हम लोग खाते हैं। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके बिलियन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्या कह रहा है कि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके बिलियन से प्राप्त किए जा सकते हैं और यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। क्रिस्टलीकरण कहलाती है। यह भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण कैसा प्रक्रिया है भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण कैसा प्रक्रिया है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन है। आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे सावधानी दिया हुआ है कि केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें, जल को उबालते समय सतर्क रहें। ठीक है, क्रियाकलाप 6.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाना है। आगे क्या कर रहा है कि किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए और जल को गर्म कर दीजिए। जब जल उबालना आरंभ कर दे तो इसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का क्या कीजिए चूर्ण जो है निरंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा है तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार के ना छोड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए और क्या आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं। यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा कीजिए। आपने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ा था। आपने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का क्या कीजिए, अब आप प्रयास कीजिए। यहाँ पे कॉपर सल्फेट को दिखाया गया है क्रिस्टल के रूप में। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, आपने क्या क्या सीखा। तो यहाँ पे परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक अथवा रासायनिक होते हैं। ये सभी तो हम लोग देख लिए हैं। आगे कुछ नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम अलग से वीडियो में लेकर के आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसके बारे में लौह स्तंभ के बारे में देख लेते हैं। लौह स्तंभ जो दिल्ली में है इसको देख लेते हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में एक लौह स्तंभ, जैसा कि चित्र संख्या 6.7 में एक लौह स्तंभ दिखाया गया है जो 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। कितने मीटर 7 मीटर से अधिक ऊंचा है। इसका भार 6000 किलो से अधिक है। इसका भार लौह स्तंभ का भार जो है 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसे 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। 1600 वर्ष से भी अधिक पहले बनाया गया था। इतने वर्षों में भी इस पर जंग नहीं लगती है। इसके जंग प्रतिरोधक गुण और इसके अमाप की वजह से विश्व भर के सभी भागों के वैज्ञानिकों के द्वारा इसका परीक्षण भी किया गया है। इससे यह जानकारी मिलती है कि अब से 1600 वर्ष पूर्व भारत में धातु प्रौद्योगिकी में कितना विकास हो चुका था कि उस समय के बना हुआ लौह स्तंभ में अभी भी जंग नहीं लग रहा है। ठीक है, आपको प्रश्न दे रहे हैं कि कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि दिल्ली में जो कुतुब मीनार के पास में जो लौह स्तंभ है इसका निर्माण किसने किया था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के पास में जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण किस शासक ने कराया था। तो चलिए आज की कक्षा में यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।